हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का व्यय विधि। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या एस्टिमेट करेंगे, इसकी हमें चर्चा करनी है और हम ये भी पता करेंगे कि किस प्रकार से इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इन एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। और ये जो कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर है, ये किस पर किया जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इन एनी इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इकोनॉमी में एक वर्ष के दौरान जितना भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए खर्च किया गया है, उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है टोटल एक्सपेंडिचर, जो कुल खर्च किया जाएगा। तो हम जो टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो सी पर करेंगे, सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम अपनी इनकम का मैक्सिमम भाग कंजम्पशन पर खर्च करेंगे और जो कंजम्पशन पर हम नहीं खर्च कर पाएंगे हैं उसका हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को ऐड करके हम बना देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। चूँकि हमने इस मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में को हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। C&I मेथड मतलब कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। या इस एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। बच्चों, डिस्पोजल का मतलब होता है यूज करके खर्च कर देना। हमें जो कुछ भी इनकम मिली है उसका हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? आइदर ऑन कंजम्पशन और ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट इज द रीजन व्हाई एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड। अब हम बात करेंगे कि हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम फाइनल एक्सपेंडिचर का भी नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी कुछ टोटल एक्सपेंडिचर किया है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में ही किया है, इसलिए हम टोटल एक्सपेंडिचर को फाइनल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। जो अंतिम व्यय है उसको किन किन भागों में बांट सकते हैं? बच्चों, 4 भागों में हम इसको बांटते हैं। जो पार्ट ए है उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है नेट एक्सपोर्ट। चौथा और आखिरी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और आप जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। तो चाहे हम कहें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या एक शब्द में हम कह देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप जानते हैं कि आई इक्वल टू डेल्टा के, वेयर आई क्या है? इन्वेस्टमेंट है। डेल्टा क्या शो करता है? चेंज। के क्या है? कैपिटल स्टॉक में हुआ चेंज, जिसे कि हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर के। अब बच्चों, अब हम लोग इन चारों कंपोनेंट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये किन लोगों के द्वारा किया जाएगा? कौन से लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए खर्च करेंगे? सबसे पहले होंगे इंडिविजुअल्स, व्यक्ति विशेष, हम और आप, हाउस होल्ड घरेलू लोग, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि ऐसे निजी
इंस्टीट्यूट्स, संस्थाएं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, यानी कि जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये लोग जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, तो वो लोग भी, जैसे लंगर चल रहा है, फ्री में खाने का वितरण किया जा रहा है, तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत डालेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप और हम व्यक्ति विशेष हैं, हम लोग हाउस होल्ड हैं, हमने जो कुछ भी परचेज किया, हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं बाज़ार से या सर्विसेज को परचेज करते हैं। आपने एक हेयर कटिंग सैलून में जाकर हेयर कटिंग करवाई, आपने सर्विस परचेज की, सर्विस पर आपने एक्सपेंडिचर किया। आपने मार्केट से अपने लिए एक शर्ट खरीदी, एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो वो सब क्या हो गए, आपकी गुड्स हो गए। गुड्स कई प्रकार की होती हैं, ब्रॉडली हम उन्हें दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें आपने एक बार खरीद लिया तो कुछ समय तक, कई वर्षों तक आपके साथ रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, टीवी खरीदा, तो ये कई वर्षों तक आपके पास रहेंगे, इन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ें जो आपके पास सिर्फ जिसका एक बार कंजम्पशन आपने किया और एक बार कंजम्पशन करने के बाद वो समाप्त हो गई, घंटे 2 घंटे या कुछ समय के बाद फिर से आपको उसी चीज़ का कंजम्पशन करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल खाना, मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट लिया, दोपहर होते होते फिर वो ब्रेकफास्ट आपका ख़त्म हो चुका होता है, डाइजेस्ट हो चुका है, अब लंच में आपको फिर से कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी चीज़ें होती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इन सारी चीज़ों पर किए गए खर्च को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सारे खर्च किसके द्वारा किए गए हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा, या जो मंदिर मस्जिद जैसे हमारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड कंपोनेंट की, जिसका नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट भी फाइनल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करेगी, कहाँ कहाँ करेगी, गुड्स को परचेज करने में या सर्विसेज को परचेज करने में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो कुछ भी गुड्स और सर्विसेज पर खर्च किया जा रहा है। सरकार बहुत सारे चीज़ों को परचेज करती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस पर्सन्स के लिए या उसे अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो सारा जो कुछ भी गवर्नमेंट की ओर से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया जा रहा है। हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है X माइनस M, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेची हैं, हमारे यहाँ से वस्तुएं बनकर अन्य देशों में बिकने के लिए गई हैं। और इम्पोर्ट का मतलब होता है हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो कुछ भी परचेज किया है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। चौथा और अंतिम कंपोनेंट हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा इकोनॉमी में किया जाता है। प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स को परचेज करने में जो कुछ भी खर्च करते हैं वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन फाइनल गुड्स को परचेज करने के बाद प्रोड्यूसर इन्हें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करता है। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल परचेज किया, प्रोड्यूसर ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो उसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, परचेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जिससे रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ने परचेज किया है उस व्यक्ति के लिए रॉ मटेरियल क्या था, फाइनल प्रोडक्ट था।
इन्वेस्टर ने या प्रोड्यूसर ने उसे परचेज किया। अब प्रोड्यूसर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा और उससे कोई नई वस्तु तैयार करेगा। तो जो कुछ भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है बच्चे इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो ये जो निवेश होता है या जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम किसको शामिल करेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और पार्ट बी को हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, माल सूची निवेश। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थायी या स्थिर निवेश। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी पड़ती हैं और कुछ वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता उसे होती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दो इसके हेड्स होते हैं। हम बात करेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्थिर निवेश, प्रोड्यूसर ने जो भी प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन सब को परचेज करने में जो कुछ खर्च किया जा रहा होगा उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश। स्थिर निवेश को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहले आपने देखा इन्वेस्टमेंट के 2 भाग हुए, कौन कौन से? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और अब ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है हम इसकी बात कर रहे हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3 भाग होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या कहलाता है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि व्यवसायियों के द्वारा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बिजनेसमैन जो कुछ भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगा। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए नया प्लांट खरीदता है, नई मशीन्स खरीदता है, नए टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें, नई बिल्डिंग्स परचेज करता है ताकि वो अपने बिजनेस के साइज को और अधिक बढ़ा सके। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कौन करेगा? हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हम और आप जो कि घरेलू क्षेत्र के लोग कहलाते हैं, जो कि आम जनता होती है, हमें और आपको भी, हम और आप जैसे लोग जो कि हाउस होल्ड हैं, हम लोग भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। कब करते हैं? जब हम अपने लिए रहने का कोई मकान खरीदते हैं। हमने अगर अपने लिए कोई एक दुकान खरीदी है, अपने लिए एक हाउस परचेज किया है, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो थर्ड और लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। अभी तो बिजनेसमैन की बात हमने की, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात कर ली, फिर हमने हाउस होल्ड घरेलू क्षेत्र के लोगों की बात कर ली, और थर्ड नंबर पर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रूप में बहुत सारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सरकार ने डिसीजन लिया है कि रोड बनवानी है, डैम बनवाने हैं, ओवर ब्रिज बनवाने हैं, रेलवे ट्रैक बिछवाने हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनवानी है, स्कूल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों को ऐड करके हम क्या बना देते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बच्चों, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में हुआ परिवर्तन या माल सूची निवेश। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग यानी अंत में, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इन दोनों को हम आपस में डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि हमारे चेंज इन स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ों को शामिल करेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। मुख्य रूप से इसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करेंगे। पहला क्या है कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल आप ये मान लें कि एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, उसमें 100 पैकेट बिस्किट बने हैं, 100 में से 80 पैकेट बिक गए हैं बाज़ार में और 20 पैकेट अभी तैयार रखे हुए हैं लेकिन वो बिके नहीं हैं। तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, निर्मित
वस्तुओं का स्टॉक। दूसरा क्या होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्धनिर्मित वस्तुएं। कई सारे बिस्किट अभी ऐसे हैं जिनकी प्रोसेसिंग चल रही है, अंडर प्रोसेस है, उनकी मिक्सिंग हो चुकी है, उनको बना दिया गया लेकिन अभी बेक नहीं हुए हैं, या बेक कर दिए गए हैं लेकिन उनकी अभी पैकिंग नहीं हो पाई है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हर एक फैक्ट्री, हर एक कंपनी, इंडस्ट्री अपने लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक करके रखती है। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन सब को खरीदने में जो कुछ भी खर्च किया गया है उसी खर्च को हम कहेंगे चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, आपने देखा कि एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स थे। अब एग्ज़ाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेटा एकदम सीधा सीधा दिया रहेगा कि इतना है। नंबर सेकंड जो हमारा कंपोनेंट क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेट एक्सपोर्ट, सीधा सीधा दिया जाएगा, और नहीं दिया है तो एक्सपोर्ट दिया रहेगा, इंपोर्ट दिया रहेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप उसे निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं आती है। सारी प्रॉब्लम आती है इस 4th कंपोनेंट पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी में आपको घुमाया जाएगा, ये सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा। क्या करेंगे, इसके या तो कंपोनेंट्स दे देंगे या ग्रॉस डोमेस्टिक के बजाय नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देंगे। तो आप जानते हैं कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वो बन जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा आपको कैसे घुमाया जाएगा, ये सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको इसके कंपोनेंट्स दे देंगे। आपको दे दिया गया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, या अपने रहने के लिए जो आम जनता ने मकान खरीदा है वो इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या आपको दे देंगे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कभी ये तीनों दे दिए गए हैं, कभी केवल 1-2 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो आप इन सब को ऐड करके क्या तैयार करेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर अब इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। तो आप चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। चेंज इन स्टॉक के लिए आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दिया रहेगा, आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। फिर चेंज इन स्टॉक के निकालने के बाद आप इन सब को ऐड करके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बना लेंगे। उसके बाद ये प्लस ये करके ये वाला तैयार करेंगे। यानी कि अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स याद हैं, आपके माइंड में अगर रहेंगे, तो आप इन सब को आपस में ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तैयार कर लेंगे। और कई बार एकदम सीधा सीधा दे ही दिया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब आपके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, आप सीधे इसको उठा लो। हाँ, कई बार ये भी दे देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक भी दे देंगे, और इनमें से भी कुछ एक आध लिखे होंगे। तब आप क्या करोगे, जो मेन हेड है आप वो ले लोगे, ये जो सब हेड्स होंगे तब आप इनका कोई यूज नहीं करेंगे। इन सब हेड्स का यूज आपको तभी करना होगा जबकि ये ना दिया जाए। ओके बच्चों, अब लास्ट में हमें क्या करना होगा, इन सारे चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर देना होगा, और इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको हम कहते हैं GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 4 कंपोनेंट्स क्या क्या थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन सब को ऐड करके इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। अब GDP-MP हमें मिल गया, हमें निकालना होता है नेशनल इनकम, और आप जानते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP-FC,
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लिख लेंगे NNPFC इक्वल्स टू GDPMP। और ये GDPMP कहाँ से आया है? ये था GDPMP। इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके GDPMP निकाल लेंगे। इस GDPMP की हेल्प से नेशनल इनकम ऐड की जाएगी, निकाली जाएगी। कैसे निकालेंगे? लिख देंगे GDPMP। अब अल्फ़ाबेट्स का आपस में कंपैरिजन करो। देखो हमें क्या चाहिए? नेट है क्या? ग्रॉस। तो आप जानते हैं कि नेट और ग्रॉस का अंतर हम डेप्रिसिएशन से करते हैं। अब आप ये भी जानते हो कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करने पर नेट मिलता है, इसलिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर लिया। नेक्स्ट क्या है? नेशनल हमें चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट, और है क्या हमारे पास? डोमेस्टिक, डी है। तो इस N और D, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस हम करते हैं किसके द्वारा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की हेल्प से। और आप जानते हैं कि जब आप डोमेस्टिक में D में NFIA ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है नेशनल, इसलिए प्लस NFIA कर दिया गया है। लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है? फैक्टर कॉस्ट हमें चाहिए, और दिया क्या है हमारे पास? मार्केट प्राइस, यानी कि FC और MP को बैलेंस करना है। इन दोनों का डिफरेंस एक टर्म से करेंगे जिसका नाम होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप जानते हो कि मार्केट प्राइस में से अगर हम NIT को माइनस कर देंगे तो वो हमें मिल जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से GDPMP हमने पहले निकाला, इन चारों को ऐड करके, फिर इस GDPMP से हमने नेशनल इनकम दैट मीन्स NNPFC को निकाल लिया। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना? नेशनल इनकम दैट मीन्स NNPFC इक्वल्स टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। तो बच्चों इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड की सहायता से नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जाती है। थैंक यू बच्चों।